हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PYQ ब्रेन्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएससी के पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा फ्रॉम द ईयर 2019 टू 25। आपके जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे आपका CGL हो गया, आपका CHSL, MTS, ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके CPO, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, उनके जो पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री आपको पता ही होगा किसको वो कहते हैं। इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है और यही फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल फंक्शन जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके लिए सेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिनको अपॉइंट किया गया था एज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, इनमें अगर आपने ल्यूसेंट में देखा होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वहां से मिल जाएगा। क्या है इसका आंसर? HV अयंगर थे, SN मुखर्जी थे, PR अम्बेडकर थे, सर BN राव थे। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है सर BN राव। ये हैं लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रीएम्बल बना ओरिजिनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, तब उसमें ऐसा कौन सा वर्ड था जो उस टाइम प्रीएम्बल में नहीं था इंक्लूडेड? ये डेमोक्रेटिक नहीं था, रिपब्लिक, सेक्युलर या सॉवरन। इसका सही आंसर है सेक्युलर। ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। ठीक है, ये तब प्रीएम्बल में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल आइडियल्स इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ा होगा, उसमें जो है कौन से जो वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। अगर आपने प्रीएम्बल कभी एक भी बार, जब जैसे आपकी NCERT की बुक होती है, वहाँ पे जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे प्रीएम्बल दिया गया है, तो कभी आपने अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो ये आपके लिए आंसर काफ़ी आसान है। क्या है इसका आंसर? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल, पॉलिटिकल वर्शिप एंड बिलीफ। एक बार सोचिएगा फिर आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है बी पार्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बाकी इनमें से कोई भी है जो प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी है जो पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की? ये जो वर्ड्स होते हैं ना नॉट, इन पे ज़्यादा जो है ना फोकस करना। एग्जामिनर यहीं से आपको जो है वो थोड़ा सा ना हटके क्वेश्चन करता है। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नॉन कमिटल टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, ये जो है ये पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से जो वर्ड्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? सेक्युलर, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है ये भी दोबारा प्रीएम्बल से ही क्वेश्चन है। आपका जो प्रीएम्बल है ना, ये वहीं से क्वेश्चन आया है, और प्रीएम्बल जो है ये जो फेडरलिज्म वर्ड है ये प्रीएम्बल में नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि पहले हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था या पहले जो है प्रीएम्बल बना था। ठीक है, ये चीज़ मुझे पक्का बताना आप कमेंट्स में, देखता हूँ मैं कितने बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाय। काफ़ी सारे बच्चों को ये तो पता होना चाहिए। जो ओरिजिनल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो इंग्लिश में मतलब हैंड रिटन जो है वो किसने किया, उसको इंग्लिश में किसने किया? इनका सही नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछ रहे हैं कि कौन पर्सनैलिटीज थे जो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है इनका? इनका सही आंसर है एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इनमें से कौन सी, मैंने आपको पहले कहा कि इनकी तरफ थोड़ा ना, ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना इनकरेक्ट, ज़्यादा फोकस करना। तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यूनियन ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी है? इसका जो सही आंसर है, द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सॉवरन यूनिट्स टू जॉइन इट। ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बिल्कुल सही आंसर है। द इन्यूमरेट्स द पावर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट्स थ्रू द वेरियस लिस्ट, डेफिनेटली। क्यों? आपको पता होगा लिस्ट का क्या बात कर रहा है, स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है, यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है और कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड। सिसीड का क्या मतलब होता है? अलग हो जाना। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको शायद पता नहीं होगा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यहाँ पे देखो आंसर भी दिया, फेडरेशन इज नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड। जैसे पार्लियामेंट है ना हमारे, जैसे पूरा भारत है, ठीक है, भारत में कोई भी जो स्टेट है, कोई भी स्टेट है, वो अपनी मर्जी से कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसके ऊपर अथॉरिटी किसकी आती है? सेंटर की आती है, यूनियन की आती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10th, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन एक, ये जो फर्स्ट वाला अभी देखा आपने इंग्लिश वाला, ये आपका एसएससी सीजीएल में भी आया, ठीक है, और ये आपका सीएचएसएल में भी आया। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हिंदी वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल, उसको कैलीग्राफिक स्टाइल किसने किया था, ठीक है, किसने लिखा था? कैलीग्राफी जो स्टाइल आपको पता ही होगा। क्या है इनका आंसर? इसका जो सही आंसर है वसंत कृष्णन वैद्या जी ने, जो हिंदी का, और ये भी याद रखना ये हिंदी वर्जन है और हिंदी वर्जन का कैलीग्राफिक स्टाइल है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्राइव फ्रॉम द एक्ट ऑफ। देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी सारी कंट्रियों से लिया गया, जैसे कि यूएस से लिया गया, रशिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है, जापान से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रियों से लिया गया। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर पार्ट है, मेन जो पार्ट है, वो कहाँ से लिया गया था, कौन सा एक्ट था? उसको सही कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द ईयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कौन से साल में इसको अडॉप्ट किया था? 1947, 49, 1950, 1948। क्या आंसर है? 1949 अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, आपकी मैंने पहले आपको कहा आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रीएम्बल लिखा है और प्रीएम्बल के लास्ट पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा होगा दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है, डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड गिव अवरसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13th, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, ये कम से कम ये मान के चलो 10 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स में 10 बार आया होगा। तो जो कौन पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था एज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में उसको ऐसे लेटर अडॉप्ट किया गया, कौन से थे, क्या नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। इनका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मूव किया था, बाद में जिसने प्रीएम्बल की शेप ली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब यूनिटरी क्या होता है पता है आपको? यूनिटरी आप मुझे कमेंट में बताना, पार्लियामेंट्री, मोनार्कियल या प्रेसिडेंशियल, ये तो पता ही होगा, जहाँ पे किंग का या क्वीन का रूल हो, जैसे कि यूके, ठीक है। प्रेसिडेंशियल यूके की बात, यूएस की बात कर लो, और पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया की बात करो। यूनिटरी क्या होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
इसका सही आंसर है रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरेमनी दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज। आपको पता है 26 नवंबर को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जब उसका एंड होता है, ठीक है, रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन का एंड होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? उस चीज़ को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए ये चीज़। उसको कहते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा होना चाहिए? कम्युनिस्ट होना चाहिए, ओलिगार्किक होना चाहिए, टोटलिटेरियन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए? ये होना चाहिए डेमोक्रेटिक। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनका जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज नॉट ए यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, मैंने आपको यूनिटरी पूछा, तो यूनिटरी फीचर कौन सा नहीं है? ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ एक जो पूरी जो देश की पावर होती है ना, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, जो स्टेट्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट होती हैं और उनको सेंटर का डिसीजन मानना ही पड़ता है, होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल क्या होती है? फेडरल होती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे आ गई यूनियन गवर्नमेंट, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड होगी और अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं वो अपने अपने स्फेयर में काम करती हैं। स्टेट लिस्ट के जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये स्टेट अलग से काम करेगी, ये स्टेट अलग से, ये स्टेट अलग से। मतलब स्टेट्स का अपना एक जो है वो क्राइटेरिया है और यूनियन का अपना क्राइटेरिया है। और कुछ जगह पे जैसे यूनियन हमारे इंडिया में देखा जाए, तो जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हो तो तब स्टेट्स की नहीं सुनी जाती, तब यूनियन की सुनी जाती है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हो, ठीक है, तो तब भी यूनियन की बात सुनी जाती है। विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। कौन सा है जो यूनिटरी फीचर नहीं है? ये देखो, नहीं पूछा है उन्होंने। बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल क्या होता है? बाई का क्या मतलब होता है? टू। ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड उसके बाद हाई कोर्ट, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ऐसा है। सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। कौन सा जो है वो यूनिटरी फीचर नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज नॉट ए यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, वहां पे आपको क्या पूछा? यूनिटरी फीचर पूछा, यहाँ पे आपको फेडरल फीचर पूछा। फेडरल फीचर नहीं है। ड्यूल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है जो है नहीं है? ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, ये फेडरल फीचर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, जो इमीडिएट, एक बात और याद रखना, जो इमीडिएट कंट्रोल होता है ना, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और जो मेन कंट्रोल होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल। कौन से पर्सन थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल माना है? ठीक है, इनका सही आंसर है केसी व्यारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947. The Constituent Assembly adopted national anthem in January 1950. The Constituent Assembly adopted national song in January 1948. The Constituent Assembly adopted national flag in July 1949. कौन सा आंसर सही है? The Constituent Assembly adopted national anthem in the year 1950. ठीक है, जो नेशनल एंथम था वो 1950 में अडॉप्ट किया गया। ठीक, यही सही है, बाकी जो सारे हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर वर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने फीमेल मेंबर थे जो पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ? ठीक है, कितने थे भाई? सही आंसर है 15। 15 जो थे वो फीमेल मेंबर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनका हाउस चेयरमैन कौन था? ठीक है, कौन था जी? क्या आंसर है इसका? पट्टाभाई सीतारमैया, A.V. ठक्कर, J.B. कृपालनी, K.M. मुंशी। सही आंसर है ए पार्ट, पट्टाभाई सीतारमैया जी जो थे ये चेयरमैन थे हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे ये चेयरमैन थे किस चीज के? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के। किस चीज के थे? ये थे क्रीडेंशियल्स कमेटी के। ठीक है, क्रीडेंशियल्स कमेटी के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्या है आंसर इसका? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये रिकॉग्नाइज गई कौन से सेक्शन के द्वारा ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947? इसका आंसर है डी पार्ट 8, सेक्शन 8 सब क्लॉज 1। फ्रेंड्स, अभी पॉलिटी के लिए मैं कुछ और वीडियो भी आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। G.V. मालवंकर वाज द चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। G.V. मालवंकर जी थे जो थे ये जो चेयरमैन थे किस चीज़ के थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के। देखो, आप जब भी क्वेश्चन आंसर करते हो ना तो थोड़ा सा सोच समझ लिया करो, क्योंकि चांसेस देखो वो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट तो ज़रूर करेगा ना। ठीक है, इतना कंपटीशन है। तो क्या आंसर है इसका? बी पार्ट, कमेटी ऑन द फंक्शंस। ठीक है, जो G.V. मालवंकर जी थे वो चेयरमैन थे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।